हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? ओके। पढ़ाई लिखाई चल रहा है सबका? बहुत बढ़िया। पढ़ाई लिखाई घर पे मन से कीजिए। रिजल्ट निकालना है, रिजल्ट दिखाना है ना? बढ़िया से पढ़िएगा, रिजल्ट बेहतर होगा आपका। ओके। तो एक बार स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द मोटिवेशन क्लासेस पे। पिछले क्लास में हम लोग यूनिट सेल और क्रिस्टल लैटिस क्या होता है इसके बारे में पढ़ लिए हैं। यूनिट सेल कैसा होता है ये तो सबका पता हो गया होगा। यूनिट सेल कैसा होता है? तो यूनिट सेल क्यूबिक शेप में होते हैं। यूनिट सेल एकदम स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है क्रिस्टल लैटिस का। इतनी सारी बातें ये सभी पिछले लेक्चर में हो चुका है। क्रिस्टल लैटिस का स्मॉलेस्ट पार्ट होता है यूनिट सेल, जिसके रिपीटेशन से बनता है क्रिस्टल लैटिस। और यूनिट सेल क्यूबिक शेप का होता है, 3D होता है, मतलब कि त्रिविमीय, मतलब कि 3 डायमेंशनल। क्लियर हुआ? यूनिट सेल में आप यदि किसी एक पॉइंट को पकड़ते हैं, यूनिट सेल कुछ इस शेप का होता है जो पीछे हम लोग जिक्र कर चुके हैं बुआ, पीछे पढ़ चुके हैं ना। क्यूबिक शेप में होता है एटम, ये सभी जितने भी इसके कॉर्नर हैं, कॉर्नर पॉइंट पे बैठे होते हैं। अभी शुरुआत यही है। एटम जैसे जैसे यूनिट सेल के टाइप्स मिलता है वैसे वैसे एटम का लोकेशन भी और चेंज होता है। इतना तो आप पढ़ लिए हैं। क्या क्या हम लोग पढ़ लिए, एक बार जरा रिपीट कर लेते हैं। यूनिट सेल कैसा होता है? तो यूनिट सेल क्यूबिक शेप का होता है। यूनिट सेल क्यूबिक शेप का होता है, इस शेप में रहता है ना। यूनिट सेल क्यूबिक होते हैं। यूनिट सेल में आप यदि गौर से देखें, यही पढ़े हैं ना, इन सब चीजों को चेक करना है, ज्यादा कुछ नहीं है। अरे पढ़े तो है कि यूनिट सेल में यदि किसी एक पॉइंट को पकड़ते हैं तो वहां से 3 डायरेक्शन नजर आएगा। यहां देखिएगा तो एक डायरेक्शन इधर जा रहा है, एक डायरेक्शन इधर जा रहा है, एक डायरेक्शन ऊपर जा रहा है। 3 डायरेक्शन। और 3 डायरेक्शन से ये जो मेजरमेंट यहाँ का है, जिसे हम एज कहते हैं, इस एज एक्स डायरेक्शन के एज को ए नाम दिया जाता है, बाई डायरेक्शन के एज को बी नाम दिया जाता है, और जेड डायरेक्शन के एज को या लेंथ को कह दीजिए सी नाम दिया जाता है ना। और एंगल ए और बी के बीच अल्फा, एक्सियल एंगल इसे कहते हैं। बी और सी के बीच बीटा, एंड सी और ए के बीच गामा एंगल बनता है। ये होता है टोटल पैरामीटर की यदि बात किया जाए, जिससे स्ट्रक्चर बताया जाता है, वो यही 6 हैं। ए बी सी 3, अल्फा बीटा गामा 3, 3 मिलकर के हो गए 6। तो इसी से 6 पैरामीटर पता रहता है तो स्ट्रक्चर क्रिस्टल का बताया जा सकता है। कैसे बताया जाता है आगे चेक करें। ओके। तो यूनिट सेल क्यूबिक शेप में होते हैं, ये सभी जान गए हैं आप लोग। यूनिट सेल 4 टाइप के आप पढ़े हैं कल। एक होते हैं जिसमें पार्टिकल जो होते हैं, पिछले लेक्चर में आप पढ़े हैं ना कि यूनिट सेल कैसा कैसा होता है, जो टाइप्स पढ़े हैं इसका। एक यूनिट सेल ऐसा होता है जिसमें पार्टिकल्स केवल कॉर्नर पे रहते हैं। पार्टिकल्स केवल और केवल कॉर्नर पे रहते हैं, एक ऐसा हो गया जिसे आप कहते हैं प्रिमिटिव या सिंपल यूनिट सेल। यही है ना, सिंपल यूनिट सेल के एटम कहां होते हैं? कॉर्नर पे। रिपीट कर रहे हैं एक बार। दूसरी बात, एक है यदि एटम एकदम बीच बीच में, कॉर्नर के साथ साथ एक एटम एकदम बीच में, एक एटम एकदम बीच में बैठे, ऊपर से इधर से इधर से इधर से चारों बगल से एकदम बीच बीच में एक बैठा हुआ है। कॉर्नर के साथ साथ एक एटम बीच में है, सेंटर में है, तब नाम पड़ता है बॉडी सेंटर, जिसे बीसीसी कहा जाता है, बॉडी सेंटर्ड। ठीक है। यदि एटम सभी कॉर्नर के साथ साथ सभी फेस पे है, फेस कितने होते हैं? 6। फेस कितने? 6। सभी 6 फेस पे है, ऊपर नीचे बाएं दाएं, एक पीछे और एक समझिए कि आगे, ये आगे वाला फेस। तो टोटल 6 फेस, 6 पॉइंट। 6 एटम इधर फेस पे और कॉर्नर पे बैठ जाए तब उसे कहा जाता है, यदि फेस के सभी सेंटर पे एटम बैठे रहते हैं तो उसे एफसीसी, फेस सेंटर्ड कहा जाता है। सभी को रटिए, घर पे बैठिए, पढ़िए, खोल के देखिए कॉपी किताब, पढ़िए सभी को। और यदि एटम कॉर्नर के साथ साथ 2 अपोजिट फेस पे बैठे रहते हैं, अपोजिट फेस पे बैठे रहते हैं, तब इसे कहा जाता है इंड सेंटर्ड यूनिट सेल, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ओके, यहीं तक पढ़े थे कल, है ना। आज हम लोगों को ये पढ़ना है कि आज हम लोग ये जानेंगे, सीखेंगे कि एक यूनिट सेल में कितने पार्टिकल, कितने एटम्स हैं, एटम्स निकालने के लिए। जैसे इसमें पूछ दे कितने एटम्स हैं,
तो एटम या मॉलिक्यूल या आयंस कहाँ बैठे रहते हैं? तो ये सभी कॉर्नर पे बैठे रहते हैं, सॉरी जो भी इनका लैटिस साइट है वहां बैठे रहते हैं, केवल कॉर्नर नहीं बोल सकते हैं, लैटिस साइट बोलना पड़ेगा। तो अभी यदि आप कहना चाहे बता सकते हैं इसमें कितने एटम हैं, तो आप कहिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, कह देंगे 8 एटम है ना, 8 एटम है। गलत है ऐसे नहीं निकाला जाता है एटम। एटम निकालने के लिए कुछ तरीका है, और जब तक तरीका पता नहीं रहेगा एटम के कैलकुलेशन ऐसे देख करके नहीं बता सकते हैं। क्यों नहीं बता सकते? इसके पीछे रीजन क्या है, आइए देखिए। क्यों 8 एटम क्यों नहीं हुआ टोटल, क्यों 8 नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि जरा सोचिए, ऐसा एटम, सॉरी ये क्यूबिक सेल है, क्यों रीजन है बुआ, याद रखेंगे क्यों ऐसा नहीं हो रहा है, जो क्यों हम लोग 8 एटम के बारे में गलती कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 8 एटम नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्या रीजन है? तो हम लोग पढ़े क्या क्या आप जानना है आपको कि क्यों नहीं होता है जी। जरा चीज सोच के देखिए, ये तो हम लोग सेंटर केवल दिखाते हैं एटम के, कल ही आपको बताया है जब लैटिस साइट बना रहे थे तो बताया ना कि जो एटम होते हैं उसी के केवल सेंटर को दिखाया जाता है, पूरा एटम को नहीं दिखाया जाता। मान लीजिए यदि पूरा एटम इतना बड़ा रहा तो ऐसा है, इतना बड़ा। अब इतना बड़ा एटम जैसे कॉर्नर पे ये बैठा हुआ है, ये इतना बड़ा एटम है, तो इसको जरा सोच के देखिए कि क्या ये एटम का पूरा जो गोला है इतना बड़ा, क्या ये पूरा इस यूनिट सेल को बनाने में सहायता कर रहा है? पूरा का पूरा गोला, क्या पूरा गोला यूनिट सेल में है? कहेंगे ना, ये देखिए इतना पार्ट बाहर है, इतना पार्ट बाहर है, और ये तो हमको केवल 2 डायरेक्शन में नजर आ रहा है, ये वाला और ये वाला, फिर इसके पीछे होगा, जिसके पीछे वाला पार्ट बाहर आएगा, ये सामने वाला पार्ट बाहर है। सॉरी, इसको में कंट्रीब्यूशन इसका कितना है, एकदम बहुत छोटा। काट के देखें तो देखिए इसका कंट्रीब्यूशन कितना कितना बचेगा, बस इतना इतना, और एक पीछे वाला पार्ट्स जो अभी आपको दिख नहीं रहा, इतना सा कंट्रीब्यूट है, बस इतना सा, और पीछे से है थोड़ा सा, समझ रहे हैं? तो इसका कंट्रीब्यूशन टोटल हुआ कितना, इसलिए बोल रहे देखिए पूरा एक एटम नहीं है, एक एटम रहता है, ये इतना वाला पार्ट देख रहे हैं, ये बाहर है, ये तो हट ही गया, ये हट गया यहां पर से, तो आधा तो यहीं पर से कट के हट गया है? फिर यहां अब जब ऐसे ये चूंकि स्फीयर है तो स्फीयर यहां पर भी फैलल उठल रहेगा, इसे ऐसे यहां पे रखा होता है, यहां पे इसे उठा रहेगा, यहां पर से आधा हटेगा, यहां पर से आधा का आधा हो जाएगा यहां पर, फिर यहां पर वाला फेस जो ये सामने वाला है, यहां पर इसे तो आधा उठा हुआ है, तो उसको आधा ऐसे ऐसे करके इसे काटना है, तो आधा काटेंगे तो पीछे वाला पार्ट खाली एरा में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसका भी आधा कट के निकल जाएगा, यानी कि आधा ये पूरा से आधा तो बाहर ये इधर से हो गया, फिर यहाँ पर जो हल्का उठा हुआ उसको काट के हटाएंगे तब आधा निकलेगा, फिर यहाँ सामने वाला में से ऐसे काटेंगे तो यहाँ से आधा निकलेगा, माने कि टोटल पार्ट जो पार्टिसिपेट कर रहा है इसमें वो 1/8 पार्ट है, इतना ही कंट्रीब्यूशन है इसका, ये पूरा स्फीयर नहीं है, बस इतनी सा है ये कंट्रीब्यूशन। इसीलिए बोल रहे हैं कि जो कॉर्नर पे बैठे हुए हैं पूरा का पूरा एक एटम नहीं काउंट कर लेते हैं, क्योंकि एक एटम पूरा कंट्रीब्यूट कर भी नहीं करता भैया, ये मात्र इतनी सा 1/8 पार्ट कंट्रीब्यूशन होता है इसका, 1/8 पार्ट, समझ रहे बात के? तो इस इन्हीं सभी बातों को आपको यदि याद कर लेते हैं कि कहां पर वाला एटम कितना कंट्रीब्यूट करता है, तब एटम के कैलकुलेशन बहुत सरल हो जाएगा, यदि ये आपको याद हो जाता है तो। क्यों हुआ 1/8? समझ रहे हैं? क्योंकि पूरा पार्ट पार्टिसिपेट नहीं कर देगा। अब ये स्फीयर यहाँ पे रखा हो तो भाई ऊपर भी तो उठल होगा, उसको ऐसे छील देना है काट के, नीचे ऐसे यहाँ पे रखा होता है ऐसे बाहर निकल होगा, इसको ऐसे काट देना है यहाँ पर से, तो काटेंगे तो आगे वाला पार्ट खत्म होगा, पीछे खाली यहाँ चिपका रहेगा, वो आधा पार्ट खत्म हो जाएगा यहाँ पर, तो आधा बचेगा, यहाँ पर आधा बचेगा, इधर से कटता था आधा बच रहा है, समझ रहे हैं? तो वो 1/8 पार्ट ये कॉर्नर वाला पार्टिसिपेट करता है। अब इसी हिसाब से जोड़ते हैं, याद करना है आपको कहां वाला, यदि मान लेते हैं ये कोई ये सरफेस पे बैठा रहे तो क्या सरफेस वाला पूरा एटम पार्टिसिपेट कर जाएगा? तो कहेंगे जैसे मान लीजिए ये ऐसा ये सरफेस है, तो एक गोला इसमें फंसाना है, एक गोला, तो ये गोला पूरा का पूरा इसमें फंस कैसे सकता है? पूरा का पूरा गोला तो इसमें घुसेगा नहीं,
यदि इसको में फंसाइएगा तो आधा पार्ट इसके अंदर चल जाएगा और आधा पार्ट बाहर ऐसे निकला रहेगा, वो आधा वाले पार्ट को इसे काट के हटावे पड़ेगा। यानी कि जो सरफेस पे बैठे होते हैं जो एटम, सरफेस वाले एटम, वो आधा भाग अंदर पार्टिसिपेट करता है, आधा भाग अंदर से कंट्रीब्यूट कर रहा है, बट आधा बाहर निकल है, उसको काट के हटाना पड़ेगा। यानी कि जो सरफेस वाला है वो आधा ही पार्टिसिपेट करता है, सरफेस वाला 1/2 पार्ट, बस इतना ही पार्टिसिपेट करता है। इसीलिए कह रहे हैं कैलकुलेशन के पर ध्यान देना है। कैलकुलेशन ऐसे देख करके नहीं बता सकते हैं कि कितना हो जाएगा, ये ऐसे काउंट करके डायरेक्ट। इसके लिए याद करना पड़ेगा आपको कि कॉर्नर वाले कितना पार्टिसिपेट करता है, तो 1/8 पार्ट, ये सरफेस वाला कितना पार्टिसिपेट करता है, 1/2 पार्ट। और यदि मान लेते हैं एक एटम एकदम बीच बीच में आ जाए, एकदम बीच बीच में आ जाए, तो भैया ये एकदम बीच में आ गया, इसका ना कुछ पार्ट ई वाला फेस से बाहर निकलेगा, ना पीछे वाला से बाहर निकलेगा, नहीं एकदम ऐसे चारों पट्टी से घिरला, बीच में घुस करके बैठल है, बीच में घुस के बैठल, तो ना तो ये एन्ने से निकला है, ना एन्ने से, ना ऊपर से, ना नीचे से, ना बाएं से, ना दाएं से, ना आगे से, ना पीछे से, समझ रहे? तो एकदम बीच बीच में है, तो यानी कि ये एटम पूरा के पूरा पार्टिसिपेट कर गया, ये एटम पूरा के पूरा। तो यदि कोई एटम सेंटर में बैठल है तो एकदम 1 पार्ट पूरा पार्टिसिपेट करेगा, एक पार्ट पूरा के पूरा। समझे? कॉर्नर पर वाला 1/8 पार्ट, फेस पर वाला आधा, आधा इसमें घुसेगा, आधा बाहर रहेगा, तो उसको काट के अलग कर देंगे। समझ रहे ना? अरे ये आधा आधा, अरे ऐसे अब इसमें एक गोला घुसाना है, अरे एक स्फीयर ऐसा गोल, इसमें से ये ऐसे सतह, ये सरफेस, इसमें एक गोला ऐसे घुसाना, ऐसे गोला घुसा। भाई सरफेस में पूरा का पूरा गोला कैसे घुसेगा? इसको ऐसा सेट करें कि आधा पार्ट इधर से इधर निकले, जो इसमें पार्टिसिपेट करेगा अंदर की ओर, आधा भाग बाहर रह जाएगा, तो उसी बाहर वाले पार्ट को काट के हटा देंगे, मतलब आधा वाला को यहाँ से काट के हटा देंगे तो बच्चा रह जाएगा आधा। समझ रहे? तो सरफेस वाला मात्र 1/2 पार्ट, बीच वाला तो एकदम ये बीच बीच में जाके बैठा हुआ, ऐसे ऐसे चारों ओर से घिरा, बीच में यहाँ पर आकर के बैठा, तो यहाँ पर ना तो नीचे से निकल रहेगा, ना इधर से, ना इधर से, ना ऊपर से, ना बाएं से, ना दाएं से, एकदम बीच बीच वाला पूरा का पूरा पार्टिसिपेट करेगा। और ये यदि मान लेते हैं एटम कहीं पर एज पे बैठा रहे, यहाँ एज पे बैठा रहेगा, तो एज पर वाला एटम इधर से कट जाएगा, थोड़ा ऊपर से कटेगा, थोड़ा इधर से कटेगा, माने कि ये जो होता है एज पर वाला, ये मात्र 1/4 पार्ट पार्टिसिपेट करता है, बस इतना ही याद रखना है आपको। पार्टिसिपेशन याद हो गया? फिर से सेंटर पर वाला 1/8 पार्ट, फेस पर वाला 1/2 पार्ट, कंट्रीब्यूशन जितना भी है सबका याद कर जाइए। सेंटर पर वाला, सॉरी सेंटर बोलते हैं, कॉर्नर पर वाला एटम का कंट्रीब्यूशन 1/8 पार्ट, फेस वाले एटम का कंट्रीब्यूशन 1/2 पार्ट, सेंटर वाले एटम का कंट्रीब्यूशन पूरा का पूरा 1 पार्ट, और एज वाले जो भी एटम है उसका कंट्रीब्यूशन 1/4 पार्ट होता है। इतना ही 4 पॉइंट है, इसको याद करिए, बाकी कैलकुलेशन एकदम खत्म हो गया। तो इस वाले बात को पहले अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या क्या पढ़ना है, अब कैलकुलेशन ही करना है आगे। तो पहले यहाँ स्टार मारिए, अपने कॉपी में लगाइए और लिखिए कैलकुलेशन ऑफ एटम, या पार्टिकल्स आप लिख सकते हैं, पार्टिकल्स इन यूनिट सेल। क्या क्या बातें याद रखना है? जो सबसे पहला कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता? तो जो एज पर वाले एटम है उसका कंट्रीब्यूशन 1/4 होता है। बस इतना ही आपको याद रखना है। इतना याद कर गए तो एटम का कैलकुलेशन आपके लिए इजी हो जाएगा। ओके, एकदम इजी। आइए जरा आप कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करें। तो सबसे पहला उठाइए, आपके पास यूनिट सेल कितने हैं? 4। मेन रूप से 2 टाइप होता है, बट ओवरऑल मिला दें तो 4। पहला इन सिंपल यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल में कितने एटम होंगे? चेक करें।
हाँ अब बताना है आपको। तो सिंपल यूनिट सेल को आप जरा गौर से देखिए, फोटो जब बनाते हैं या सिंपल यूनिट सेल कहेंगे किसे, तो एटम के लोकेशन आपको याद रखना पड़ेगा। जब तक एटम के लोकेशन याद नहीं रखिएगा भाई साहेब, सिंपल यूनिट सेल आप नहीं बना पाएंगे या एटम के कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, एटम के कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। तो सिंपल यूनिट सेल वो होते हैं जिसमें एटम कहाँ होते हैं, केवल और केवल, पार्टिकल्स बोलेंगे, एटम केवल बोलना उचित नहीं है, पार्टिकल्स बोलिए। तो पार्टिकल्स कहाँ होते हैं, तो केवल और केवल सभी कॉर्नर पे बैठे होते हैं, सभी कॉर्नर पे बैठे होते हैं, है ना। टोटल कितने कॉर्नर होते हैं, 8। टोटल कितने फेस होते हैं, 6 होता ना। टोटल कितने कॉर्नर हो गया, फेस हो गया, एज होता है, तो टोटल एज 12 याद हो गया। कॉर्नर 8, फेस 6 और एज 12, ये याद रखिए। अब इसीलिए टोटल एटम कितना होगा, बस ऐसा ही है, ज्यादा कुछ नहीं है, याद हो गया। कॉर्नर पर वाले कितना पार्टिसिपेट करेंगे, 1/8, कॉर्नर पर वाले 1/8, फेस पर वाले 1/2, सेंटर पर वाले, बोलो सेंटर पर वाले, अरे बोलो ना यार, सेंटर पर वाले 1 पार्ट और एज पर वाले जो एटम एज पे बैठे होंगे वो कितना पार्टिसिपेट या कंट्रीब्यूशन करेगा अपना, 1/4 पार्ट। ठीक ठाक, एकदम बहुत बढ़िया। तो अब आइए जरा कैलकुलेट करते हैं। सिंपल यूनिट सेल में एटम कहाँ होते हैं, तो सभी कॉर्नर पर होते हैं। तो टोटल एटम कितना हो जाएगा, टोटल एटम कहेंगे सब तो कॉर्नर पर बैठे हैं, तो कॉर्नर पर वाला तो 1/8 पार्ट पार्टिसिपेट करता है, 1/8 पार्ट तो है जो कंट्रीब्यूशन में भाग लेगा। तो भैया 1/8 पार्ट एक एटम पार्टिसिपेट करता था। टोटल एटम कितने थे पहले, टोटल कॉर्नर कितने हैं इसमें, एक कॉर्नर पर 1/8 पार्ट, तो टोटल कॉर्नर 8। तो 8 कॉर्नर पर कितना पार्ट, अरे एक कॉर्नर पर 1/8, तो 8 कॉर्नर पे तो 1/8 इंटू 8 सेट मर रहा, कितना आ गया 1। तो इसीलिए सिंपल यूनिट सेल में टोटल एटम के संख्या 1 होता है। बात याद करिए, अब 8 नहीं बताना है, ये ना कि गिन के बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ना गलत, 8 नहीं, मात्र 1 एटम ही पार्टिसिपेट किया पूरा। अरे भाई सब इधर उधर से कट छट गया ना, सब कोई इधर से कट्टा इधर से कट्टा, बचा हुआ पार्ट को टोटल जोड़ा गया तो ओवरऑल एक एटम के बराबर ही आया, एक एटम के बराबर, सब तो कट छट गया है। तो एक कॉर्नर पर वाला 1/8 पार्ट ही पार्टिसिपेट कर रहा है। टोटल 8 कॉर्नर है तो 8 से मल्टीपल मारेंगे, पता चलेगा टोटल एटम 1। तो सिंपल यूनिट सेल में टोटल एटम 1 होते हैं। ओके, बहुत बढ़िया। दूसरा, इन बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, इसमें कैलकुलेट करें। बॉडी सेंटर को बीसीसी कहते हैं। एटम कहां कहां होते हैं, लोकेशन याद करेंगे। एटम कहां कहां होते हैं, लोकेशन याद करेंगे। बीसीसी में, बीसीसी में एटम कहां कहां होते हैं जी, बीसीसी में तो एटम सभी कॉर्नर पे होते हैं, सभी कॉर्नर पे होते हैं, इतना तो याद है सबके। और एक एटम एकदम इसके सेंटर में होता है, एक एटम एकदम इसके सेंटर, बॉडी सेंटर में होता है, एकदम बीच बीच में, एकदम बीच बीच में एक एटम होता है, तो चारों ओर से घिरा रहता है। तो इसलिए टोटल एटम कितना हो जाएगा इसमें, टोटल एटम कैलकुलेट करें। तो देखिए एटम कहां कहां बैठे हैं, कॉर्नर पे, तो कॉर्नर पर बैठा है मतलब 1/8 पार्ट तो पार्टिसिपेट होगा ही कॉर्नर पर वाला। टोटल कितने कॉर्नर, तो 8 कॉर्नर, 8 पे एटम बैठा है, एक एटम 1/8 पार्ट पार्टिसिपेट कर रहा है, तो 8 एटम 1/8 इंटू 8 प्लस, इसमें और प्लस है, इतना ही खाली नहीं है, कॉर्नर ही नहीं है, प्लस एक एटम और है यहाँ पिंड में, बीच बीच में बैठा है बॉडी सेंटर में। तो बॉडी सेंटर वाला कितना पार्टिसिपेट करेगा, तो बीच वाला पूरा का पूरा एक पार्ट, सेंटर वाला एटम पूरा का पूरा एक पार्ट पार्टिसिपेट करेगा, तो 1 एटम यहां से आएगा, 1 एटम यहां से। ठीक, तो ये से ये कटेगा, टोटल 1 + 1 2 एटम आएगा, 2 एटम, 2 एटम, 1 एटम। तो सिंपल यूनिट सेल में 1 एटम होते हैं, और बीसीसी बॉडी सेंटर में टोटल 2 एटम या 2 पार्टिकल आप बोल सकते हैं, 2 पार्टिकल होगा। थर्ड, एफसीसी फेस सेंटर्ड में चेक करिए,
फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, इन फेस सेंटर्ड यूनिट सेल FCC। FCC में कैलकुलेट करें तो FCC के एटम याद रहना चाहिए, कहाँ कहाँ है, लोकेशन में जरूर याद रखिए। जब तक लोकेशन नहीं पता चलेगा भैया आप नहीं निकाल पाइएगा। तो FCC में एटम होते हैं सभी कॉर्नर पे, सभी कॉर्नर पे, सभी कॉर्नर पे, और सभी फेस पे भी होते हैं। फेस सेंटर्ड में फेस होते हैं 6 टोटल, तो एक ऊपर एक नीचे, 2 फेस, एक बाएं एक दाएं, 2 2 4 फेस, एक पीछे वाला और एक सामने वाला। अब ये पीछे वाला सामने वाला में को थोड़ा सा इमेजिन करके दिखाइएगा, इसमें दिमाग थोड़ा ये लगता है कि कहाँ पीछे कहाँ आगे। इमेजिन करिए कि ई वाला को पीछे दिखाएं और ई वाला को आगे दिखाएं, तो इतना एटम। तो अब इसीलिए टोटल एटम कितना हो जाएगा इसमें, टोटल एटम क्या कहें, 8 6 14 एटम बोल दें, गलत। कैसे निकालिएगा, तो कॉर्नर पर बैठे हैं सभी एटम, 8 एटम कॉर्नर पर बैठे हैं, तो कॉर्नर पर वाला 1/8 पार्ट पार्टिसिपेट करेगा, 8 एटम कॉर्नर पे, तो 1/8 × 8 प्लस केवल कॉर्नर पर ही नहीं है और भी है, तो और कहाँ है, तो फेस पे है, फेस वाला पार्टिसिपेट करता है 1/2, और टोटल फेस कितने 6 जगह बैठे हैं, 1/2 1/2 1/2 6 जगह से मिलेगा। तो यहाँ से 1 एटम और यहाँ से 3 एटम, टोटल मिलकर के 4 एटम हो गया, टोटल मिलकर 4 एटम। तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में टोटल एटम की संख्या 4, ये याद कर लें। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में, सिंपल यूनिट सेल में 1, BCC में 2 एंड फेस सेंटर्ड में 4, ठीक है। और एक लास्ट और बचा आपका इंड सेंटर्ड में, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल में, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। अब ये कौन होता, तो इसका पहले लोकेशन एटम का, कहां कहां एटम होते हैं, एटम पहले तो इसका फोटो बनाइए, उसके बाद पता चलेगा। इसमें पार्टिकल कहां कहां होते हैं, तो सभी कॉर्नर पे, पार्टिकल्स कॉर्नर पर होते हैं, और इंड सेंटर में पार्टिकल्स होते हैं 2 अपोजिट फेस पे, 2 अपोजिट फेस पे। मान लीजिए एक एटम यहाँ ऊपर तो एक एटम यहाँ पे नीचे, तो इसलिए टोटल एटम इसमें कितना हो जाएगा, टोटल एटम कैलकुलेट करेंगे तो फिर से चेक करिए, 8 कॉर्नर पे तो बैठे हैं, तो 8 कॉर्नर पर वाला 1/8 × 8 प्लस 2 फेस पे भी बैठ गए हैं ना इसमें, तो फेस वाला 1/2 पर पार्टिसिपेट करता है। टोटल कितने फेस पे बैठे हैं, 2 फेस पे, तो गुना 2 मार देंगे, यहाँ से 2 से 2 कटेगा, 8 से 8 कटेगा, तो 1 + 1 2 एटम आ जाएगा, 2 एटम। तो अब इसे याद कर जाना है आपको कि सिंपल यूनिट सेल में 1 एटम होते हैं, BCC में 2 एटम होते हैं, FCC में 4 एटम होते हैं, और इंड सेंटर्ड में 2 एटम होते हैं। ओके, तो यही है कैलकुलेशन यूनिट सेल में कितने एटम होंगे। जो अब ये सीधे सीधे गिन के नहीं बताएंगे, निकालने का अलग तरीका है, ये वाला जरूर याद रखेंगे कि यदि कॉर्नर पे है एटम तो 1/8 पार्ट पार्टिसिपेट करेगा, फेस पे है तो 1/2 पार्ट, एकदम सेंटर में है, बीच बीच में है तो 1 पार्ट पूरा पार्टिसिपेट हो जाएगा, और यदि एज पे है तो 1/4 पार्ट पार्टिसिपेट होता है। ओके, इतना ही है और ज्यादा कुछ नहीं, खत्म। कैसे निकल के आया पता चला। ओके, तो इस पर क्वेश्चन देख ले एक दो, आइए क्वेश्चन देखते हैं, हटा रहे हैं इसे, छापना हो छाप लीजिए। ओके, तो देखिए अपने पास क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक यूनिट सेल है, एक यूनिट सेल में जो ए एटम है, ए और बी, 2 एटम है इसमें, ए और बी, यूनिट सेल का जो फॉर्मेशन हुआ वो 2 एटम से हुआ, ए और बी से। अब इसमें ए का जो लोकेशन है, ए है फेस पर, लेकिन कितने फेस पर, हाफ फेस पर, आधा फेस पर बैठा है, पूरा फेस पे नहीं है, हाफ फेस पे है। पूरा कितने फेस होते हैं, 6, जिसमें हाफ फेस कहेंगे तो 3 फेस पे बैठा हुआ है। समझ रहे बात को, तो हाफ फेस पे ये बैठे हैं, कौन बैठे हैं, ए। और जबकि कह रहा है विल बी एटम्स आर एट कॉर्नर ऑफ क्यूब, बी कहां है, कॉर्नर पर, ए कहां है, फेस के हाफ भाग में है।
तो आपसे पूछ रहा है कि इसका फार्मूला क्या होगा। ये सूत्र बनाने लगे, ऑब्जेक्टिव में पूछल जाएगा आपसे सूत्र। तो सूत्र कैसे बनाइएगा, सूत्र कैसे निकालेगा, तो इसके लिए आपको ए और बी का नंबर पता होना चाहिए, ए और बी के एटम्स के नंबर पता होना चाहिए कि कितना होगा। तो ये जरा कैलकुलेट करके देखें, नंबर ऑफ एटम ऑफ ए के एटम के नंबर कितना होगा चेक करें। तो जरा चेक करिए, ए है कहां, ए है कहां, फेस पर, फेस पर। तो फेस पर वाला पार्टिसिपेट करता है कितना, फेस पर वाला पार्टिसिपेट करता है कितना, फेस पर वाला पार्टिसिपेट करता है 1/2 भाग, है ना, 1/2। टोटल कितने फेस होते हैं 6, तो इंटू 6 कर दे। तो ये तो हुआ कि यदि टोटल फेस पे रहता था 1/2 इंटू 6 कर देते, लेकिन ये कह रहा है कि हाफ फेस पर है, हाफ फेस पर, माने कि 1/2 इंटू 6 किए जो पूरा फेस पर आएगा, इसका हाफ करना है, इसका हाफ करना है, इसका हाफ करना है, समझ रहे हैं। तो ये कटेगा 3 से, तो आ जाएगा आपका 3/2, यानी कि जो नंबर ऑफ ए एटम आया वो 3/2। समझे क्या कहिए, फेस पर वाला एटम 1/2 पर पार्टिसिपेट करता है, टोटल फेस होते हैं 6, तो टोटल गुना 6 मार दिए, और टोटल फेस तो 6 होता है, लेकिन ये बोल रहा है कि टोटल फेस पर नहीं है, हाफ फेस पर ही है। तो हाफ फेस पर कहने का मतलब टोटल फेस पर के लिए निकाले उसका हाफ कर दीजिए, नहीं तो ऐसे भी कर सकते थे। और 1/2 पर पार्टिसिपेट कर रहा, हाफ फेस पर अवेलेबल है एटम, तो टोटल फेस होते हैं 6, तो उसका हाफ हो जाएगा 3, डायरेक्ट 3 से मल्टीपल करके आप 3/2 लिख सकते थे। ये पूरा ऐसे आपको बताया कि इतना दूर तक टोटल फेस से निकला, उसका हाफ बोला है तो 1/2 करके निकालो। ओके, तो ए का एटम निकल गया। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ बी, बी के एटम के संख्या कितना होगा बताइए। तो बी है कहां, कॉर्नर पे, बी कहां है, कॉर्नर पे। तो कॉर्नर पर वाला पार्टिसिपेट करता है 1/8, और टोटल कितने कॉर्नर होते हैं 8 कॉर्नर। इसमें ये नहीं बोला है कि कितने कॉर्नर पे है, ये बोल दिया कॉर्नर पे है, मतलब टोटल कॉर्नर पर होगा ही। यदि 2 कॉर्नर 3 कॉर्नर पर होता या हाफ कॉर्नर पर होता तो लगा रहता क्वेश्चन में, यदि नहीं फरमाया तो समझिए टोटल कॉर्नर पे है। तो टोटल कॉर्नर होते हैं 8, पार्टिसिपेट होता है एक कॉर्नर पर वाला के 1/8, तो टोटल एटम 1/8 इंटू 8 करिएगा, कट छट के आ जाएगा 1, यानी कि बी के नंबर हो गया 1 एंड ए का नंबर हो गया 3/2। जैसे ही दोनों का नंबर पता चल जाए देन आप फार्मूला लिख सकते हैं। फार्मूला क्या हो जाएगा चेक करिए। तो यहाँ ए रखेंगे, यहाँ बी रखेंगे, ए के 3/2 पार्ट और बी के संख्या है 1। 1 को दिखाया नहीं जाता है, 1 छुपा लीजिए। ऐसे ये जब भी आप देखेंगे सूत्र जब भी बनाइएगा तो ये वाला रेशियो में नहीं रहना चाहिए, एकदम सिंपल फॉर्मेशन हो जाना चाहिए। सिंपल फॉर्मेशन कैसे करिएगा, तो 3/2 है और इज टू 1 है, तो इससे जो ये नीचे डिनोमिनेटर है इसके एलसीएम से यदि और भी इधर और रहता 2-4 डिवाइड में नीचे डिनोमिनेटर में, तो सभी के एलसीएम से मल्टीपल कर दिया जाता है, उससे ये सिंपल फॉर्म में आ जाता है। तो यहाँ पर अभी तो केवल 2 है, तो इसमें 2 और इसमें 2 से मल्टीपल कर देंगे, इसे 2 से 2 कट जाएगा, तो 3:2 आपका ये फॉर्मेशन आ जाएगा। यानी कि ए के नंबर हो जाएगा 3 और बी के नंबर हो जाएगा 2, यानी A3B2 इसका आंसर हो जाएगा। जब डिवाइड में आवे लगे तो इस तरह से आप कैलकुलेट करके ऐसे 3/2:1, ये जो भी आपका डिनोमिनेटर है इसका एलसीएम से सभी में मल्टीपल कर देते हैं, तो ये सी कट जाएगा, तो 3:2 आएगा, मतलब 3 A वाला हो जाएगा और 2 आपका B वाला हो जाएगा, तो 3:2 A3B2 आ जाएगा। ये इसका सूत्र बनेगा। 1% समझ पाए, कॉर्नर पर वाला था इसीलिए 1/8 इंटू 8 किए बी के लिए, और ये फेस पर वाला था इसलिए 1/2 इंटू 6 किए, टोटल फेस होता है 6, जबकि बोल रहा था कि हाफ फेस पर भी है तो टोटल में हाफ से मल्टीपल कर, बाकी सूत्र रखिए आंसर। ओके, एक क्वेश्चन और आप लोग बनाए, एक क्वेश्चन हटा रहे हैं इसे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है कि एक क्यूबिक सेल है, इन क्यूबिक यूनिट सेल एटम्स ऑफ ए
याद रखेंगे, एक एटम ए है और एक एटम बी है, ठीक है। एटम्स ऑफ ए आर एट सेंटर एंड कॉर्नर ऑफ क्यूब। देख लीजिए कहां कहां बैठे हैं। ए के एटम है सेंटर पर एंड कॉर्नर पे, सेंटर पर और कॉर्नर। जबकि बी के एटम कहां बैठे हैं? बी के एटम कह रहा है 1/2 ऑफ द फेस, फेस के 1/2 पार्ट में बैठे हैं, 1/2 पार्ट में बैठे हैं। तो आपसे पूछ रहा है इसका सूत्र क्या होगा, बताइए फार्मूला क्या होगा। फिर से कैलकुलेट करें तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए के एटम कितने होंगे? तो जरा चेक करें, ए कहां कहां है? सेंटर पर है, तो सेंटर पर है, इसके लिए सेंटर के लिए तो एक का एक पूरा हो जाएगा। सेंटर पर वाला एटम का पार्टिसिपेशन 1 होता है। प्लस में एक जगह और है, सेंटर एंड कॉर्नर पे है, कॉर्नर पे, तो कॉर्नर पर वाला 1/8 पार्ट पार्टिसिपेट करता है। टोटल कॉर्नर होते हैं 8। अब इसमें ये नहीं बोला है कि कॉर्नर के कितने पार्ट में है, केवल कॉर्नर पर बोला, मतलब टोटल 8 कॉर्नर पर होगा। तो यहां से ई कटेगा तो बचेगा 1 + 1 2, यानी ए का नंबर आ गया 2। और नंबर ऑफ बी निकालिए, नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ एटम ऑफ बी, ये कितना आएगा? तो बी है कहां? बी आर एट 1/2 ऑफ फेस, 1/2 ऑफ द फेस। तो फेस पर वाला पार्टिसिपेट करता है 1/2, टोटल फेस होता है 6, लेकिन टोटल फेस में नहीं बैठे हैं, आधे फेस में है, तो गुना 1/2 फिर मार दीजिए। अब ये कटेगा 3 से, तो आ जाएगा 3/2, 3/2, ठीक है। देन अब इसीलिए आप फॉर्मूला बना सकते हैं। जैसे ही नंबर पता हो गया, अब आप फार्मूला बना लेंगे, ठीक है। फार्मूला बनाने के लिए नंबर पता होना चाहिए। फार्मूला ए बी, ए हो जाएगा 2 और बी के हो जाएगा 3/2। बोल सकते हैं कितना हो जाएगा? ये टोटल A4B3 आपका आंसर हो जाएगा, है ना, A4B3। इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। ओके, क्लियर है? ये सभी बातों को क्लियर करिए, सीखिए, समझिए, बनाना है आप लोग को भी। का यदि बगल में किताब है, घर पे किताब है, तो उसे खोलिए, खोल के देखिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं तो उसे डील करिए। समझ रहे बात को? ओके, चलिए अब इसे हटाते हैं। तो अभी तक आप एटम कैलकुलेट करने के लिए सीख गए हैं, ठीक है। एटम किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है ये अब आपको पता हो गया। याद रखेंगे, कॉर्नर पर वाला, फेस पर वाला, एज पर वाला और सेंटर पर वाला के पार्टिसिपेशन कितना कंट्रीब्यूट करता है, समझ रहे हैं? तो कंट्रीब्यूशन आपको याद रहेगा तो कैलकुलेशन करना इजी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लिए, ओके। अब एक छोटा सा चीज आपसे पूछ लिया जाता है, क्रिस्टल सिस्टम क्या होता है? क्रिस्टल सिस्टम एंड ब्रेविस जालक, ब्रेविस लैटिस के बारे में, है ना। तो क्रिस्टल सिस्टम, अभी जरा इसे देख लीजिए क्या होता है। क्रिस्टल सिस्टम, क्रिस्टल सिस्टम, इसे देखते हैं। क्रिस्टल सिस्टम क्या होते हैं? तो क्रिस्टल सिस्टम को जानने के लिए आपको यूनिट सेल पता होना चाहिए। यूनिट सेल के बारे में जानकारी रहेगा तब ये क्रिस्टल सिस्टम बता सकते हैं। यूनिट सेल, यूनिट सेल, यूनिट सेल किसे कहा जाता है? तो यूनिट सेल या किसे कहा जाता है, छोड़ दीजिए, डिफिनीशन छोड़ दीजिए। यूनिट सेल में जो मेजरमेंट होता है वो जरूर याद रखें। यूनिट सेल में मेजरमेंट होता है, इसमें 3 एज होता है या 3 डायमेंशन होता है, जिसका नाम ABC दिया जाता है, ABC दिया जाता है, ये तो पता हो गया है। और 3 एंगल भी बनता है इनके बीच में, एक्सियल एंगल जिसे कहते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। यानी कि टोटल इसमें पैरामीटर कितने होते हैं? पैरामीटर्स टोटल 6 होते हैं, है ना। अब चेक करिए इसमें, यदि अभी हम आपसे पूछें तब, जैसे देखिए ये एक क्यूब है, क्यूब है मतलब इसमें जो A का लेंथ होगा जितना बड़ा उतना ही बड़ा B का लेंथ होगा, उतना ही बड़ा C का लेंथ होगा। यानी इसमें A, B और C ये तीनों बराबर बराबर है ना, A, B और C। यदि तीनों बराबर बराबर और एंगल देख लीजिए तो तीनों इस तरह से अरेंज है, एक ऐसे खड़ी है और एक ऐसे पड़ी है और एक इसके बाहर से जा रहा है, एक इसके बाहर से ऐसे जा रहा है, इस तरह से, इस। तो ये जो है ऐसे, अभी बढ़िया से बैठो, ऐसे ऐसे और एक ऐसे।
तो ये तीनों एक दूसरे पे, ये इस पॉइंट को देखें। अब जो ये ऐसे दिखता है भैया, ये जो ऐसे ये निकला हुआ है, ऐसे लगेगा कि ये तिरछे जा रहा है, बट इसे 3D में देखने समझने की कोशिश करिए। 3D में कैसे बैठे होते हैं? 3D में एक इसे, एक इस पर परपेंडिकुलर, और यहीं से एक और परपेंडिकुलर बैठेगा जो जेड एक्सिस में जाता है, जो जेड एक्सिस में जाने वाला, ये एक्स एच बाई एच और ये जेड एच में जाने वाला है। समझ रहे हैं? ये जो जेड एक्सिस वाला, ये सभी तीनों परपेंडिकुलर है, कैसे भी मिला करके देख ले सकते हैं। ऐसे देख लीजिए, ऐसे देख लीजिए, कैसे भी मिला करके देखिएगा सभी परपेंडिकुलर आएगा। तो इनके जो अल्फा, बीटा और गामा, इसका एंगल है ये कितना है? तो सभी 90 डिग्री है ना। तो यहां से एक चीज सीखने को मिलता है कि ये देखिए, इसी से मेजरमेंट पता चलता है। इसी से ये जो मेजरमेंट है कि एबीसी सभी बराबर है, अल्फा बीटा गामा सभी 90 डिग्री है, तब इसका स्ट्रक्चर हम बता देंगे कि यदि ऐसा रह गया एबीसी ये तीनों साइड बराबर है और अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री है, तो कहेंगे इसका स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? तो क्यूबिक। क्यूबिक, समझ रहे हैं? तो क्यूबिक के लिए स्पेशल कंडीशन। अब इसी में यदि मान लेते हैं कि 99 डिग्री पर अल्फा बीटा गामा है और एकरा में कोई एगो डायमेंशन अलग कर दें, ऐसा बना दें, ए बी बराबर बराबर ले लें, ऐसा बना दें, ऐसा बना दें, ऐसा बना दें। तो क्या होगा? जरा चेक करिए, क्या इसमें आप ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ, जिससे आप ये कह रहे हैं, ये से भी कह रहे हैं, और ये वाला लेंथ, इन तीनों को गौर से देखिए, क्या ये तीनों इक्वल है? तो कहेंगे ये तो लग रहा है कि दोनों इक्वल है, ए भी बराबर है, लेकिन ये वाला लेंथ वाला लग रहा है थोड़ा छोटा है ना, सी वाला। तो ए बी सी, एरा में ए बी बराबर आया लेकिन सी बराबर नहीं लग रहा, सी छोटा रहेगा। तो दो साइड बराबर रखेंगे, एक साइड यदि छोटा बना देंगे पतुआ, और एंगल देखें तो अभी ऐसे ही बैठा है, एक इधर है, एक ऐसे, एक इधर है, एक इधर है, और एक आपके बाद पीछे जा रहा है, ये वाला सी पीछे जा रहा है, तो वो 90 डिग्री पे जा रहा है, यानी कि अल्फा बीटा गामा अभी भी 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। तो दो साइड बराबर, एक साइड बराबर ना रहे, और एंगल यदि 90 डिग्री, क्या इसे क्यूबिक कहा जाएगा? तो कहेंगे नहीं, इसको क्यूबिक नहीं कहा जाएगा, ये क्यूबिक नहीं है, इसे कहा जाता है टेट्रागोनल। टेट्रागोनल, टेट्रागोनल कहेंगे इसे, समझ रहे बात को? तो ये देखिए मेजरमेंट गड़बड़ाया, जैसे ही आप यहां पर ए बी और सी को अलग कर दिए, ये 90 डिग्री रखें, तो जैसे पैरामीटर के किसी एक पार्ट में आप चेंज किए, स्ट्रक्चर चेंज हो गया। इसलिए बोल रहे हैं कि किसी भी क्रिस्टल के स्ट्रक्चर बताने के लिए ही 6 पैरामीटर का उपयोग होता है, यही 6 पैरामीटर का उपयोग होता है। इसी 6 पैरामीटर में से किसी एक को गड़बड़ करेंगे, नया स्ट्रक्चर देखे लगे मिल जाएगा। गड़बड़ करने का मतलब कि चेंज कर दें, तो चेंज करें तो स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाएगा, समझ रहे हैं? एक और बड़ी फेमस स्ट्रक्चर है, बहुत ज्यादा फेमस है, एक ऐसा इस तरह से एटम बैठे हुए हैं, एक एटम बीच में है ऐसा, और इसका ये अभी 2D फोटो है, इसका यदि 3D फोटो देखेंगे तो कुछ ऐसा होता है। ये एक स्ट्रक्चर है, इसे कहा जाता है हेक्सागोनल। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 6 एंगल बन रहा है, देखिए 1 2 3 4 5, यहां से 6, देखिए 1 एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल, 4 एंगल, 5 एंगल, 6 एंगल, है ना।
तो हेक्सागोनल इसीलिए कहा गया ऊपर। इसमें 3 एटम बीच में भी होते हैं, एक पीछे वाला फेस पे, एक इधर वाला फेस पे, एक इधर वाला फेस पे, ऐसे बैठे रहते हैं। इन दोनों को ज्वाइन करके ट्रायंगल जैसे देखिए, आगे दिखाएंगे ये सब स्ट्रक्चर आगे पढ़ने के लिए है। HCP स्ट्रक्चर इसे कहा जाता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। तो इसमें आप यदि गौर से देखेंगे तो यदि मान लेते हैं आप इस वाले पॉइंट को पकड़ते हैं, इस वाले पॉइंट को पकड़ते हैं, तो यहां पर सब देखिएगा था एक डायरेक्शन नीचे जा रहा है, एक डायरेक्शन इधर आ रहा है, एक डायरेक्शन इधर है। यहां पर भी 3 डायरेक्शन आपको मिल रहा है, यानी 3D है। कहीं पर भी पॉइंट पकड़िएगा तो वहां पर से 3 डायरेक्शन नजर आएगा। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, इन दोनों के बीच का एंगल, तो हेक्सागोनल में भी इन दोनों के बीच का एंगल 120 होता है, याद रखेंगे 120। और यहां पर तो ये इसके साथ 90, ये इसके साथ 90। ए और बी बराबर है क्या, सी बराबर है, तो सी तो कहेंगे इतना बड़ा है, इसको कैसे बराबर कर देंगे। तो इसमें देखिए क्या क्या है, ए और बी ये बराबर है, लेकिन सी बराबर नहीं है, इसमें सी बराबर नहीं है। और अल्फा बीटा ये जो दो के एंगल है, अल्फा बीटा ये दोनों है 90 डिग्री, अल्फा बीटा 90 डिग्री, लेकिन ये जो तीसरा का एंगल है गामा ये अलग एंगल है, ये 120 है। तो यदि ये जो 6 पैरामीटर है अल्फा बीटा गामा और एबीसी, इन तीनों में से देखिए अब की बार एगो एंगल 120 कर दिए, 120 कर दिए, तो एंगल कुछ और, स्ट्रक्चर कुछ और आ गया, ये स्ट्रक्चर हेक्सागोनल बन गया। तो है ना चेंज। और यही सब जो अलग अलग पैरामीटर को सेट कर करके अलग अलग स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इसी को क्रिस्टल सिस्टम कहा गया है। क्रिस्टल सिस्टम ये भी है, क्रिस्टल सिस्टम ये भी है, क्रिस्टल सिस्टम ये भी है, यानी क्यूबिक भी है, टेट्रागोनल भी है, हेक्सागोनल भी है। तो ये सभी क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। तो क्रिस्टल सिस्टम कहने का मतलब क्या हुआ, हमारे पास जो 6 पैरामीटर है ए बी सी और अल्फा बीटा गामा, उसे ए बी सी में किसी एक को बड़ा छोटा कर करके अरेंज करें, या अल्फा बीटा गामा में एंगल चेंज कर करके यदि हम अरेंज करें, तो इससे नया नया स्ट्रक्चर प्राप्त होता है, नया नया क्रिस्टल प्राप्त होता है। तो इसी जो नया नया क्रिस्टल प्राप्त होता है, इसी को क्रिस्टल सिस्टम कहते हैं। और क्रिस्टल सिस्टम अभी तक टोटल क्रिस्टल सिस्टम 7 गो है, 7 गो है, 7 गो क्रिस्टल सिस्टम बना हुआ है टोटल, समझ रहे हैं। अब वो ऐसे ही बनाया गया है, एंगल चेंज कर करके या साइड चेंज करके, कैसे भी अरेंज करिए बढ़िया से, इधर उधर करके नया एक फॉर्मेशन आ जाएगा। अभी तक टोटल 7 प्रकार से ऐसे बना देवल गया, 7 प्रकार से बनावल गया, 7 प्रकार के। वो 7 प्रकार के नाम भी आपको याद होगा, 7 पढ़े होंगे। अच्छा, पहली बात तो ये कि 7 गो हो गया क्रिस्टल सिस्टम। कैसे बनता है, तो अलग अलग अरेंजमेंट करने से, किसके अरेंजमेंट से, 6 पैरामीटर जो है इनके, उसी के अरेंजमेंट करेंगे अलग अलग, तब नया नया क्रिस्टल बनेगा, नया नया स्ट्रक्चर बनेगा। उसी स्ट्रक्चर का नाम देवल गया है क्रिस्टल सिस्टम, क्रिस्टल सिस्टम। और उन क्रिस्टल सिस्टम से, क्रिस्टल सिस्टम के पार्टिकल को फिर इधर उधर अरेंज किए हैं एक वैज्ञानिक, जिनका नाम है ब्रेविस। ब्रेविस, ये ब्रेविस जी ये साइंटिस्ट है भाई, ब्रेविस जी। इन्होंने क्रिस्टल सिस्टम के अंदर जो पार्टिकल हैं, उन पार्टिकल को इधर उधर अरेंज करके और नया नया फॉर्मेशन किए हैं। तो क्रिस्टल सिस्टम से जिसका फॉर्मेशन हुआ है, उसका नाम पड़ गया है ब्रेविस लैटिस, ब्रेविस लैटिस, ब्रेविस लैटिस। और जो ब्रेविस लैटिस है, टोटल ये ब्रेविस जी बनाए हैं लैटिस, वो टोटल 14 प्रकार के, 14 प्रकार के ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। क्रिस्टल सिस्टम की संख्या 7, ब्रेविस लैटिस की संख्या 14। कैसे है आइए जरा चेक कर लेते हैं। अच्छा, क्रिस्टल सिस्टम कौन कौन होते हैं एक बार देख लेते हैं ना, उसके बाद नीचे सबको एक साथ लिख देंगे। ओके, तो क्रिस्टल सिस्टम जो होते हैं भाई साहब, वो होते हैं, इसको ऐसे हम अपने लिए एक ट्रिक बना के रखे हुए हैं, जिसके तहत हम याद रखते हैं। बाकी आपको भी याद करना हो तो कर सकते हैं। बहुत एक छोटा को लाइन से ऐसे लिखे हुए हैं, हिंदी में लिखे हुए, कुत्ते और मंकी तैयार है रे, कुत्ते और मंकी तैयार है रे। अब इससे क्या होगा, क्यू से सी यू निकाल लीजिए, क्यू हो गया, ते से टी ई निकाल लीजिए, और से ओ आर निकाल लीजिए, मंकी से एम एन निकाल लीजिए, तैयार से
TR निकाल लीजिए, है से HE निकाल लीजिए और रे से R निकाल लीजिए, इतना। अब इससे क्या पता चलेगा कि जो CU है, अब ये कोई एलिमेंट के नाम नहीं है भाई साहब ये CU शॉर्ट फॉर्म है क्यूबिक का, तो Q से क्यूबिक हो गया CU, ते से तो ये हो गया टेट्रागोनल, टेट्रागोनल। OR से ऑर्थोरोम्बिक, MN से मोनोक्लिनिक, TR से ट्राइक्लिनिक, HE से हेक्सागोनल, ये जो R आया एरा से रोम्बोहेड्रल। तो ये 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, 7 टाइप के, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल। ये एक तरह से अरेंज कर दिए हैं जिसमें जो एक्सियल एंगल है और जो आपका सभी डायमेंशन है ABC, उन तीनों को एक सीरीज में अरेंज करके बनाया हुआ ये एक ट्रिक है। इसे हम अभी लिख रहे हैं क्रिस्टल सिस्टम से मिला करके कि एज क्या होगा, इसका एक्सियल एंगल कितना होगा। तो ये ऑर्डर आप ऐसे याद रखेंगे, ऑर्डर वाइज में याद रखिए तो एक्सियल एंगल और डायमेंशन सभी याद करना सुविधाजनक हो जाएगा। कुत्ते और मंकी तैयार है रे करके आप इसे जब भी भूल जाइए तो इतना बस याद कर लीजिए, कुत्ते और मंकी तैयार है रे, उतने में से निकाल लीजिए। कुत्ते में से कु और ते अलग अलग कर लेंगे, और में से और, मंकी MN के लिए तैयार, TR है से HE से हेक्सागोनल निकल जाएगा। तो ये 7 हो गए, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल एंड रोम्बोहेड्रल। ओके, तो यही 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं और इन 7 से बनाए हैं ब्रेविस जी अलग अलग लैटिस, जिसे ब्रेविस लैटिस कहते हैं। और उसमें बनाए किससे कितना बना हुआ है वो भी आप याद रखें तो ज्यादा बेहतर है। ब्रेविस लैटिस क्यूबिक सेल से 3 को बनाए हैं, टेट्रागोनल से 2 को बनाए हैं, ऑर्थोरोम्बिक से 4 को बनाए हैं, मोनोक्लिनिक से 2 को बनाए हैं, बाकी इन तीनों से एक ब्रेविस लैटिस बनाए हैं, एक ब्रेविस लैटिस बनाए हैं, मतलब कि इन तीनों का ब्रेविस लैटिस है ही नहीं। अब रोम्बोहेड्रल से एक को बनाएगा तो फिर 2 को बन जाएगा ना, एक रोम्बोहेड्रल एक उसका लैटिस। अभी ये की यही रहेगी, माने कि रोम्बोहेड्रल है तभी तो एक कह रहे हैं, हेक्सागोनल के हेक्सागोनल है तभी ये एक कह रहा है। तो इन तीनों का कोई ब्रेविस लैटिस नहीं है, इतना याद रखिए। ये सभी का ब्रेविस लैटिस है। अरे इसका एक बना होगा तो एक टेट्रागोनल और एक बना जो मिलकर के 2 हो गया। इसका 2 बना होगा तो एक क्यूबिक और 2 बना जो बना उसका मिलकर के 3 होगी। इसका 3 बना होगा, एक ये अपना बना, इस तरह से। तो ये आप 3 2 4 2 1 1 1 में ऑर्डर में ऐसे याद रखेंगे तो भी बेहतर है आपके लिए। ओके, तो टोटल जोड़ करके देखिए 3 2 5 5 4 9 2 11 1 12 13 14 प्रकार के ब्रेविस लैटिस आ जाते हैं, 14 प्रकार के ब्रेविस लैटिस। ठीक है, इसको हटाते हैं, अब अपने कॉपी में नोट डाउन करते हैं इसे। ओके, कितने हैं? 7, ये बात जरूर याद रखेंगे। क्रिस्टल सिस्टम टोटल 7 है। और ब्रेविस लैटिस कितने हैं? ये 14 है, ये बात की याद रखिएगा। क्रिस्टल सिस्टम कौन कौन हो गए? पहला, ये याद रखना है आपको। अच्छा, बीच बीच में और भी कुछ दिखा देंगे, ये दिखाना बहुत जरूरी है। यहाँ हम लोग डायमेंशन दिखाएंगे और यहाँ हम लोग एक्सियल एंगल दिखाएंगे और इधर ब्रेविस लैटिस दिखा देंगे। ये है अपना 14, याद रखेंगे। 7 को कौन कौन सा क्रिस्टल सिस्टम होता है नाम याद करेंगे। क्यूबिक, सभी का नाम याद करिए, क्यूबिक। दूसरा टेट्रागोनल, तीसरा बताएं कुत्ते और ऑर्थोरोम्बिक। चौथा कुत्ते और मंकी, MN मोनोक्लिनिक।
मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक। पांचवा कुत्ते और मंकी, मंकी तैयार, तैयार ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। छठा है हेक्सागोनल, हेक्सागोनल। सातवां रे रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल। तो ये 7 टाइप के हो गए आपके क्रिस्टल सिस्टम। ओके, अब इसमें किसका डायमेंशन क्या क्या होगा ये जरा चेक करेंगे। तो अभी आप क्यूबिक को हम आपको निकाल के बताएं तो वो से जरूर याद रखेंगे। बताइए क्यूबिक में एबीसी बराबर होना चाहिए, तो कहेंगे बिल्कुल। क्यूबिक है तो ए बी और सी तीनों बराबर होगा, और इसमें सभी का एंगल कितना कितना होता है, तो अल्फा बीटा गामा सभी बराबर होंगे और सभी 90 डिग्री के बराबर होते हैं। बना करके अभी तो दिखाएं आपको, अल्फा बीटा गामा सब 90 डिग्री होगा। उसी तरह से सभी का है, आप ऑर्डर वाइज याद रखेंगे तो ज्यादा बेहतर है। टेट्रागोनल में ए और बी बराबर होते हैं बट सी बराबर नहीं होता, लेकिन सभी एंगल अल्फा बीटा और गामा सभी 90 डिग्री होते हैं, सभी 90 डिग्री होते हैं, ये बात को याद रखना है। ऑर्थोरोम्बिक में कोई भी साइड बराबर नहीं होता, ना ए बराबर बी होगा ना सी होगा, कोई भी साइड बराबर नहीं होता है, बट प्रत्येक एंगल 90 डिग्री होगा। अल्फा बीटा और गामा इक्वल होंगे 90 डिग्री की। ओके, मोनोक्लिनिक में भी कोई साइड इक्वल नहीं होते हैं, ए बराबर बी बराबर सी कोई नहीं होते हैं। बट अब इसका एंगल के पास पहुंचे तो एंगल कितना कितना होता है, तो इसमें अल्फा और गामा ये होते हैं जी 90 डिग्री, अल्फा और गामा ये होते हैं 90 डिग्री, अल्फा और गामा 90 डिग्री होते हैं, लेकिन बीटा 90 डिग्री नहीं होता है, 90 डिग्री से डिफरेंट रहना चाहिए, अलग एंगल रहना चाहिए मोनोक्लिनिक के लिए। ट्राइक्लिनिक में ए बी सी बराबर नहीं होता है, ए बराबर बी बराबर सी नहीं, ट्राइक्लिनिक में भी कोई बराबर नहीं होते हैं, और ट्राइक्लिनिक में कोई एंगल भी बराबर नहीं होते हैं, अल्फा बीटा गामा कोई भी बराबर नहीं होगा, और कोई भी 90 डिग्री के बराबर भी नहीं होता है, कोई 90 डिग्री भी नहीं होता है। ओके, हेक्सागोनल, हेक्सागोनल में क्या होगा, तो हेक्सागोनल अभी बनाए थे ए और बी बराबर होता है एरा में, लेकिन सी बराबर नहीं होता है, ए और बी बराबर होगा सी बराबर नहीं होगा। और इसका साइड कितना कितना होगा, तो कहेंगे अल्फा और बीटा ये होगा इसमें 90 डिग्री, और इसका गामा जो होता है वो होता है 120 डिग्री, है ना, इसका गामा हेक्सागोनल का। रोम्बोहेड्रल में सभी बराबर होते हैं, ए बी और सी ये सभी बराबर होते हैं, सभी बराबर होते हैं। और एंगल, तो एंगल में अल्फा बीटा और गामा ये भी सभी बराबर होते हैं, लेकिन कोई भी 90 डिग्री नहीं होता है, सभी बराबर होंगे लेकिन 90 डिग्री के बराबर नहीं होंगे। अलग अलग एंगल हो सकता है, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री के तीनों हो सकता है, 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री के तीनों हो सकता है, 90 डिग्री के बराबर नहीं होता है। ओके, तो बस इतना ही है, आप इसे याद कर जाइए घर पे बैठे। हाँ, इधर ब्रेविस्लेटिस कितने कितने हैं ये भी चेक कर लीजिए। तो क्यूबिक से 3 ब्रेविस्लेटिस बना है, टेट्रागोनल से 2, ऑर्थोरोम्बिक से 4, मोनोक्लिनिक से 2, बाकी इन तीनों से एक लैटिस बना हुआ है ब्रेविस्लेटिस। तो ब्रेविस्लेटिस के संख्या टोटल जोड़ करके देखेंगे तो 14 आ जाएगा, उधर टोटल क्रिस्टल सिस्टम 7 हो गए। ओके, तो ये इतना होता है जी क्रिस्टल सिस्टम, ब्रेविस्लेटिस, ये सभी वैल्यू है जो आपको पूछा जा सकता है, ये सभी ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, इसे आप याद कर जाएंगे। ओके, चलिए तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। आज के लिए हमारा सेशन हुआ यहीं पर समाप्त। घर पे बढ़िया से रहिए, कॉपी में सब छापिए और याद करते रहिए। ओके, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अपना देश हिंदुस्तान।